अगर आप एज ए सीनियर केयर आते हैं तो आप स्टक हो जाएंगे एक ही लेवल पे, और फिर उस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं करोगे, वो टाइम आप कोशिश करोगे कि पाउंड्स कमाई करें, तो एनएमसी को आप पीछे छोड़ दोगे, वो फिर आपसे मैनेज नहीं होगा। और कई लोगों से ऐसा हो चुका है, और उसमें फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी पे कम होगी, आपकी प्रोग्रेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस होंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। इस वीडियो में है जो है हमारे एनएचएस के एक मैनेजर हैं, बैंड 7, बैंड 6, बैंड 7, साजिद भाई से हमने डिस्कस किया है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान से आए, यहाँ पे किस तरीके से जॉब की उन्होंने, किस तरीके से करियर प्रोग्रेस किया। उनसे हम कुछ टिप्स पूछेंगे कि भाई अगर जैसे मोस्टली हम अगर न्यू नर्सेज आते हैं यूके में तो किस तरीके से सरवाइव करें और क्या करना चाहिए उनको। और बहुत सारे लोग जो है मतलब क्वेश्चन करते थे मेरे से कि एजेंसीज जो है वो अगर ज्वाइन करें तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारी परमानेंट रेजिडेंसी पे। ये सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आए चले उनसे बात करते हैं। फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वेरी मच साजिद भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूअर के लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम साजिद अली है, और मैं यूके में एज ए नर्स काम कर रहा हूँ सिंस 2004, और एंड ऑफ 2003 पाकिस्तान से एज ए डिप्लोमा होल्डर, एज ए रजिस्टर्ड नर्स एनएमसी के साथ रजिस्टर हुआ था। तो जब से सिंस 2004 एनएचएस में ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम किया है। सही। और फिर बीच में कुछ देर एजेंसी वर्क भी किया है, उस पर मैं थोड़ी सी नज़र डालूंगा। सही। और फिर नर्सिंग होम में भी कुछ देर काम किया है, उस पर भी आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। मेनली मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस एनएचएस में है वो बीइंग कार्डियक कैथ नर्स था। सही। वो अभी भी कंटिन्यू सेम है। और आई बीन अप टू बैंड 7, उसके बाद खुद को डिमोट किया फैमिली रीजन की वजह से। सही। तो अब फिलहाल अभी पार्ट टाइम कार्डियोलॉजी में जॉब कर रहा हूँ एज ए बैंड 6 कार्डियक नर्स, और उसके साथ फिर ऑन एंड ऑफ एजेंसी वर्क भी करता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने जो है ना अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दिया। अच्छा, थोड़ा सा ये कि जैसे क्वेश्चन होता है हमारे कि हम ज़्यादातर लोग जो है मेरे व्यूवर्स वो वीज़ा पे हैं। अब जैसे हम लोग वीज़ा पे हैं, एनएचएस में जॉब कर रहे हैं, तो एनएचएस में तो आपको पता है सैलरीज बहुत मिनिमम है। अगर सिर्फ एनएचएस पे डिपेंड करते हैं तो मुश्किल से गुजारा होता है। और ये है कि आप मतलब जैसे आपने एजेंसीज का जिक्र किया, तो क्या हम लोग भी एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं और एजेंसी कर सकते हैं? बाय लॉ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो ना आपके पास है, आप अपने ही इंस्टीट्यूशन का बैंक या एनएचएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। सही। तो उससे आप सैलरी टॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 37.5 आवर्स काम करोगे, जो आप 3 दिन लॉन्ग डेज में कर सकते हो। जी जी। और उसके बाद 1 या 2 शिफ्ट आपने एक्स्ट्रा करनी है। तो बीइंग वर्क परमिट होल्डर्स, मैं एडवाइस करूंगा कि आपको जो फाइनेंशियली बेनिफिशियल बैंक ही करेगा, सूट बैंक करेगा। सही। क्योंकि बाय लॉ आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं एज एजेंसी या किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ। सही। मगर फिर उसमें फिर टैक्स कॉम्प्लिकेशंस, जब आप पीआर अप्लाई करते हो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सही। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एनएचएसपी या बैंक ज्वाइन करें। और आजकल वैसे ही नर्सिंग शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वो एनहांस रेट आपको दे रहे हैं। सही। तो 1 या 2 आप अगर वीक में बैंक करते हो तो आपकी 5 शिफ्टें होती हैं, तो आई थिंक यू विल अर्न मोर देन 3,200 3,500 आफ्टर टैक्स। तो एक सिंगल फैमिली के लिए आई थिंक इज अफोर्डेबल। मगर आप कोशिश करें, जब तक आपके पास परमानेंट सिस्टम नहीं होता, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट नहीं होता, जब तक आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं लगता,
तो आपके लिए जो इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं तो आप उसको कोशिश करें अवॉइड ही करें। करने को आप कर सकते हो, आप थॉमब्री ज्वाइन कर सकते हो। थॉमब्री एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एजेंसी है, हम्म। वो पीएवाई पे है, तो आप उसके साथ एक शिफ्ट कर सकते हो सही। और एक हाफ डे कर सकते हो उसको फुलफिल करने के लिए 20 आवर्स रिक्वायरमेंट। सही। तो थॉर्नबरी का ये है कि वो एक पीएवाई कंपनी है, वो आपकी एक एज ए एडिशनल जॉब काउंट होगी और उस पर आपको 40% टैक्स स्टार्ट से देना पड़ेगा। अच्छा। तो आपको वो भी बेयर इन माइंड रखना पड़ेगा। सही। तो आपको फिर मल्टीपल जॉब्स पे जो ना 40% टैक्स देना पड़ेगा। हम्म। तो ये सिचुएशन है सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन ये कि जैसे हम नर्सेज आते हैं, ओवरसीज नर्स आते हैं, कुछ तो एनएचएस में है और कुछ नर्सिंग होम में है। अब नर्सिंग होम में थोड़ा सा सैलरी का ये है कि बेनिफिट मिलता है कि थोड़ी सी सैलरी ज्यादा होती है। जैसे आपने दोनों किया, बैंड 7 है आप एनएचएस में और आपने नर्सिंग होम भी किया, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा बेटर है जो हम लोग वीजा पे है, हमारे लिए कहाँ पे बेटर है करना? वीजा पे सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आप एनएचएस में जॉब कर रहे हैं तो एनएचएस में जॉब करते हुए आपको मिनिमम 3 मंथ्स, अगर आपने 2 साल कर लिए तो उसके बाद 6 मंथ की सिक कवर है। सही। इवन आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है मगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। सही। और उसके बाद एनएचएस में आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, अगर आप उसको एबिट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, आरसीएन आपको सपोर्ट करती है तो आप उसको फाइट कर सकते हो। नर्सिंग होम प्राइवेट सेक्टर है, उसमें सैलरी आपको आवर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, सैलरी भी आपको अच्छी मिल जाती है। मगर ये चीज सोचने वाली बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म सिक हैं तो हो सकता है उसको वो आप कवर नहीं करे, आपको सिर्फ सिक्योरिटी सिक पे मिलेगी, वो ऑलमोस्ट 60 पाउंड पर वीक है, तो आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। सही। तो ये ऑप्शन सोचना पड़ेगा आपको। पर आवर एनएचएस में परमानेंट जॉब के साथ थोड़ी सी सैलरी कम मिल रही है, बीइंग ऑन वर्क परमिट, तो आप उसको थोड़ा सा कंसीडर करें। आप ये कर सकते हैं कि नर्सिंग होम में एज ए बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा काम आप वहां कर सकते हैं। मगर नर्सिंग होम में काम करने का ये है कि एक नर्स विल हैव टू लुक आफ्टर एटलीस्ट 34 to 40 पेशेंट्स, रेजिडेंट्स, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उनकी मेडिसिन, फिर उनकी वेलबींग, उनकी कम्युनिकेशन, डे एंड नाइट, वो आपकी जजमेंट है और आपने ही हर चीज एस्केलेट करनी है। हॉस्पिटल्स के अंदर यह है कि आपको वार्ड्स के अंदर एस्केलेशन प्लान्स होते हैं, वार्ड के अंदर आपके पास डॉक्टर्स होते हैं, आप उनको बिलीव कर सकते हैं। आप जो प्रॉब्लम है वो सीनियर नर्स इंचार्ज के पास ले जा सकते हैं, आप साइट कोऑर्डिनेटर के पास ले जा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, आप मेडिकल इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास हेल्प है। मगर नर्सिंग होम्स में अगर कोई पेशेंट अनवेल है या सिक है, वो आपकी जजमेंट है कि आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। उसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आई वुड से इस सिचुएशन में एनएचएस ही बेटर ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, कवर है। और दूसरा ये आपको भी पता है कि नर्सिंग होम में आपको ईच मेडिकेशन काउंट और काउंटेबिलिटी होती है, और वो सबसे बड़ी हेडेक है। और एनएचएस में आप काम करते हो तो आपको ये चैलेंजेस नहीं है। सही। अच्छा, दूसरा ये कि एनएचएस में जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा नर्सिंग होम से जो है एनएचएस बहुत बेटर है कि आपके पास कवर होता है, आपको सब कुछ मिलता है। जैसे वर्कलोड होता है कि कभी-कभी एनएचएस जो है वो बहुत बिजी होता है और नर्सिंग होम भी ऐसे ही बिजी होता है, या फिर ये है कि उसमें थोड़ी-सी आपको रिलैक्सेशन, जो मतलब बंदा जो है रिलैक्स ढूँढना चाह रहा है, वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है या एनएचएस में, उसमें नर्सिंग होम में जाना चाहता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि? नर्सिंग होम में मोस्ट ऑफ नर्सिंग होम उनमें जो वर्कलोड है वो बीइंग ए नर्स आपको पेशेंट केयर मैनेज करनी होती है, उसके बाद पेशेंट की मेडिसिन मैनेज करनी होती है। तो अगर आप कॉम्पिटेंट है, यू नो द रेजिडेंट्स, तो आप 1-1.5 घंटे में भी रेजिडेंट्स की मेडिकेशन खत्म करके आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन बाय द केयरर्स। मगर फिर भी अल्टीमेटली वो ओवरसी आपने हर एक को आपने ही करना है। एनएचएस में ये कि एनएचएस में शॉर्ट स्टाफ की वजह से, सिकनेस की वजह से हैक्टिक हो सकता है, मगर हाउएवर ये आपके ऊपर है कि आप उसको एस्केलेट करो, आप हेल्प के लिए शाउट आउट करो कि आई एम अनेबल टू कंट्रोल इट, सो आई नीड हेल्प, आई नीड अ सपोर्ट।
सही। सो आप फिर आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है, तो आपको हेल्प अवेलेबल होगी या कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए नर्सिंग होम में थोड़ा सा जो स्लो पेस है वो काम आपने करना है। तो हॉस्पिटल जो एनएचएस है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे काम जो फास्ट पेस है, मगर उस फास्ट पेस में काम करने से आपकी एबिलिटी और स्किल्स बाहर आती हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और फ्यूचर में आपको कैरियर प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल हो सकता है एज कम्पेयर टू नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में कैरियर प्रोग्रेशन इतना फास्ट नहीं है, और एनएचएस में कैरियर प्रोग्रेशन, इफ यू गॉट एबिलिटी, यस यू कैन डू इट। अब मेरी एग्जांपल लेने, मैं एज ए डिप्लोमा होल्डर पाकिस्तान से आया था। सही। तो हैविंग अ कार्डिक एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई जो ना स्पेसिफिक कार्डिक डिग्री नहीं थी। सही। तो मैंने एनएचएस में काम करते हुए एनएचएस ने मुझे फंड किया, और मैंने डिग्री ये कि वन गो में डिग्री भी नहीं की, मैंने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिग्री कंप्लीट की है और सारा उन्होंने फंड किया है। सही। तो उसी बेस के ऊपर मैं बैंड 7 बीइंग मैनेजर भी काम कर चुका हूँ, आपने वो प्रूव किया। मगर आई थिंक अदर थिंग, जब आप बैंड 7 में जाते हो तो आपके पास एक और चीज है जो मेंशन करना चाहता हूँ, कि आप सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करते हो। इवन आपकी सैलरी नंबर्स में ज्यादा है, मगर आपके पास नाइट अलाउंस नहीं है, आपके पास वीकेंड अनाउंसमेंट नहीं है। तो उसके बाद आपकी सैलरी जो ना बैंड 5 से भी कम होती है। अच्छा। तो ये चीज आपको जो ना बेयर इन माइंड करनी होती है। अगर आप मैनेजमेंट एंजॉय करना चाहते हैं विदाउट वरिंग अबाउट मनी मैटर्स, तो वो ठीक है आपके लिए। मगर जैसे हमारे जैसे इमिग्रेंट्स हैं, तो वो हमारे लिए तो मनी मैटर सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए बैंड 6 तक आप नाइट्स भी कर सकते हैं, वीकेंड भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी उसका मिल जाता है। तो वो बेटर ऑफ ऑप्शन है। और ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप बैंड 7 की तरफ जा सकते हैं। और इवन आप अगर एक्स्ट्रा कोर्सेज करके नर्स प्रैक्टिशनर भी बन सकते हो। वो एनएचएस आपको फंड करना ओबियसली करता है हर चीज के लिए, मगर ये चीज बेयर इन माइंड करनी पड़ती है। कुछ इंस्टीट्यूशन जो है ना वो आपको बॉन्ड करते हैं। अगर आप कोई कोर्स करते हैं, जैसे मैंने डिग्री की है, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे बॉन्ड नहीं किया था, मगर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको अगर डिग्री करवाते हैं तो वो आपको हो सकता है कहेंगे 3 साल का 4 साल का बॉन्ड है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जब छोड़ के जाएंगे बीच में, तो आपको उसकी फी पे करनी पड़ेगी। सही। मतलब ये कि थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो कोर्स कर रहे हैं देख के करना है, बिल्कुल कि आप बाउंड ना हो जाए। बिल्कुल बाउंड ना हो जाए। अगर बाउंड होना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक जो ना टाइम के लिए होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम के लिए। क्योंकि 2 साल ठीक है, 2 साल का बॉन्ड ठीक है, 2 साल से ऊपर का बॉन्ड आपको कुछ पता नहीं है कि उसके बाद आप कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। प्लान चेंज हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। अच्छा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत सारे हमारे नर्सेज जो हैं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, उनसे लैंग्वेज हो नहीं पा रही है, और ये है कि कुछ कोशिश कर रहे हैं कि एज अ केयरर आ जाएं यहाँ पे। अभी सुना है कि 1 साल यहाँ पे आप जॉब करें, उसके बाद आप अगर केयरर में काम कर रहे हैं तो आप पिन ले सकते हैं। तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि अब जैसे आप आए तो आपने मतलब लैंग्वेज के साथ आपको जो है ना 6 महीने का कोर्स करना पड़ा या जो भी है। आजकल तो ये है कि आप ओईटी करें और आइल्स करें तो आपको जो है इवन के वीजा टिकट 3 महीने की रिहाइश भी देते हैं। तो बजाय इसके कि वो उधर ज्यादा मेहनत करें, या ये है कि आप किसी भी तरीके से पैसे दे के एज अ केरर आ जाएं और यहाँ पे फिर ले लें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 12 लाख पाउंड स्पेंड करके आप एज ए केयरर आके जॉब करते हैं, तो वही पैसा अगर आप कोशिश करें कि आप लैंग्वेज पे स्पेंड करें, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लैंग्वेज में आते हैं, जो मेरे लिए अपने लिए भी एक लर्निंग कर्व था, वो आते हैं रीडिंग में। रीडिंग में हमारे लोग जो ना रीडिंग में मार खाते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स अवेलेबल है। कॉम्प्रिहेंशन इज द बेस्ट वे टू गेट ओवर विद रीडिंग। बाकी राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में इतना मसला नहीं होता। हमारे लोगों में सबसे ज्यादा चैलेंज जो ना वो रीडिंग का ही है। तो उसके लिए आई वुड से ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है। जब हमने किया था उस वक्त ऑनलाइन वाला चक्कर ही नहीं था। तो अब तो आपके पास गूगल है, आपके पास अदर रिसोर्सेज है, आपके पास पीडीएफ बुक्स है, तो और आपके पास ऑनलाइन रेडियोज है, इंग्लिश रेडियोज है। आप बीबीसी सुनो, आप रेडियो सुनो, आपकी डिबेट सुनो, आपकी डिस्कशन सुनो, और रीडिंग करो। मेन चीज रीडिंग है। रीडिंग आप जितनी रीडिंग करोगे आप अपने आप को उतना इम्प्रूव करोगे। अगर आप बीइंग केयरर आते हो तो केयरर ठीक है, आप 12,000 पाउंड लगा के
किसी को फीस देके, ठीक है, वो भी थोड़ा अनएथिकल है कि लोगों ने जो ना उसको बिजनेस बना लिया, कारोबार बना लिया है। सही। वर्क परमिट जो सीनियर केयर का इशू का, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जी, जी। और थोड़ा बहुत जो उसकी जो फीस होती है, इमिग्रेशन फीस होती है, वही होती है। मगर हम्म, हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं, उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है सही। और उससे कमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ना वो काफी सारे लोग पैसे लगा के आते हैं। अगर आप अपना पैसा लगा के आ रहे हो, यहाँ पे आपको टैक्स कटा के भी आपको 1200-1400 मिलता है। तो मिनिमम अगर आप शेयर में भी रहते हो तो आपको 1000 पाउंड से 1200 पाउंड सरवाइव करने के लिए नाउ डेज कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जो ना आपको वो चाहिए होते हैं। अगर आप 1200 पाउंड, ठीक है, अपने आप पर स्पेंड करोगे, खर्चा करोगे, उसके बाद आप पीछे क्या भेजोगे? सही। 100 भेजोगे, 200 भेजोगे, उसके बाद आपने टिकट भी लेनी है, साल में 2 साल में जाना भी है, चीजें भी लेके जानी है। तो बीइंग नर्स आते हो, आपको सीधा आके 27,000 पर एनम की आपको सैलरी मिल जाती है। सही। और उसके बाद आप बैंक करके उसको एटलीस्ट 35-40 पे भी ले जा सकते हो। हाँ, लेके जा तो और उसके बाद फिर आपकी कैरियर प्रोग्रेशन भी है। फिर आपका एवरी 2 इयर्स जो ना आपका एनुअल इंक्रीमेंट, तो एवरी 2 ईयर एक तो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट मिलता है हर साल, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है। और उसके बाद जो आपका स्टेप अप होता है सैलरी का हर 2 साल बाद, सही। वो आपको मिलेगा, तो सही। आपको बेनिफिशियल होगा। अगर आप एज ए सीनियर केयर आते हैं तो आप स्टक हो जाएंगे एक ही लेवल पे, और फिर उस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं करोगे। वो टाइम आप कोशिश करोगे कि पाउंड्स कमाई करें, तो एनएमसी को आप पीछे छोड़ दोगे, वो फिर आपसे मैनेज नहीं होगा। और कई लोगों से ऐसा हो चुका है, और उसमें फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी पे कम होगी, आपकी प्रोग्रेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने जो है ना डिटेल में हमारे ऑडियंस को बता दिया। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा यही एजेंसीज़ के रिलेटेड आता है कि वैसे सुना है कि अगर एजेंसी में आप ज़्यादा आवर करते हैं तो कभी-कभी इमिग्रेशन में जब आप पीआर लेते हैं तो चेक होता है, हर किसी को चेक करते हैं या वो रैंडमली किसी को उठा के देख लेते हैं वो आवर्स ऑलमोस्ट आपके? वो ऑलमोस्ट 50% जो ना फाइल्स को चेक करते हैं अच्छा। इमिग्रेशन वाले। ऑलमोस्ट 50% फाइल्स जो ना वो स्क्रीन होती हैं, तो उसमें हुँ, ज्यादा चांसेस है कि आपको वो उसमें ट्रैप होने का रिस्क है। तो एजेंसी और दूसरा एजेंसी का है, एजेंसी के भी दो ऑप्शन है। एक एजेंसी आप करते हो पीएवाई, हुँ, हुँ, एक एजेंसी आप करते हो, आप कंपनी बनाते हो, लिमिटेड कंपनी खोलते हो, सही। और उसमें फिर 20 आवर्स के लिए अगर आप लिमिटेड कंपनी खोलते हो, वो भी फिजिबल नहीं है। फिर आपको अकाउंटेंट को भी फीस देनी पड़ती है, अदर एक्सपेंसेस है, तो फिर सही। आपको वो वर्थ नहीं करता है। इससे अच्छा है कि आप जो ना अपने हॉस्पिटल का बैंक करो, आपको पता होता है कि आपके डिपार्टमेंट कौन सा है, आपका हॉस्पिटल कौन सा है, आपने लोगों को जानते हैं, नए ट्रस्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सेम ट्रस्ट में करते रहो। ठीक है, आप ज्यादा टैक्स उस पर पे करोगे, मगर एज लॉन्ग टर्म जो ना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आपको आवर्स कैप की भी जरूरत नहीं है उसमें। आप सही। एज मच एज यू वांट टू वर्क, यू कैन वर्क। अच्छा। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन ये कि जैसे आप लंदन भी रहे, आप यूके की डिफरेंट सिटीज़ में रहे, तो आपके ख़्याल से मतलब ये इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे अब वहाँ से कोई नर्सेज़ आ रहे हैं, तो वो पहले सिटी चूज़ करें और प्लेस चूज़ करें कि कहाँ पे काम करना है उन्होंने। अब जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑक्सफोर्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिहाज से आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या देखना चाहिए अगर यहाँ आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से लंदन जो ना हाईएस्ट प्लेस है। हुँ, हुँ। अगर आप सिंगल पर्सन है हुँ, हुँ। एंड यू वांट टू स्टे सिंगल फॉर फ्यू इयर्स हुँ, इन हुँ। लंदन, एंड लंदन इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहां पे टर्नओवर बहुत ज्यादा है, सही। आपकी कैरियर प्रोग्रेशन फास्ट होगी। हुँ, हुँ। और वहां पे दूसरी और चीज है, जो मेन चीज हम फेस करते हैं, रेसिज्म का एलिमेंट। सही। वो डाउन साउथ रेसिज्म का एलिमेंट भी बहुत कम है। सही। जैसे जैसे आप नॉर्थ मूव करते जाते हैं ना, हुँ, तो हुँ। उसमें रेसिज्म के चैलेंज आपको ज्यादा आते हैं। सही। तो उसमें फिर वो दूसरा कि आप वर्क परमिट में होते हैं, तो आप जो ना वो फिर वॉइस भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा, सही। जो आपको जो ना वो चुप करके काम करना पड़ता है, और आपको जो ना सर्वाइव करना पड़ता है। सही। अ, अगर दूसरे सिटीज में आप मैनचेस्टर दे सकते हो। मैनचेस्टर ठीक है, वहां पे भी अच्छे इंस्टीट्यूशन है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में, किस इंस्टीट्यूट में काम करते हो, और सही। कहाँ पे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं। अगर आप एक अच्छे इलाके, क्योंकि जो एनएचएसपी पोस्ट कोड लॉटरी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, हो सकता है आपको वो एरिया रहने के लिए एक्सपेंसिव हो, मगर करियर प्रोग्रेशन और वर्क इन्वायरमेंट आपकी बहुत अच्छी हो वहाँ पे। सही। और दूसरा हो सकता है आप चीप एरिया में चले जाएं, हुँ, हुँ। मगर वहां पे वर्क करियर प्रोग्रेशन और वर्क इन्वायरमेंट जो ना इतनी फ्रेंडली ना हो।
सही तो ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो आपको आप कोशिश करें अपने फ्रेंड से लाजमी मशवरा करें, उनसे लाजमी बात करें आने से पहले कि कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करने से पहले कौन सा हॉस्पिटल कौन सा इंस्टीट्यूट सही रहेगा, क्योंकि आप एक दफ़ा यहाँ पे आ जाते हो तो उसके बाद आपको जो मूव करना होता है ना, मोबिलिटी आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, पूरे हाउस को मूव करना, फैमिली को मूव करना, इट कैन बी रियली एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग। सही और उसको जो ना आपने लाजमी कंसीडर करना है आने से पहले। और कोशिश करें अगर आप सिंगल हैं तो डाउन साउथ, मैं लंदन और लंदन की टेरिटरीज, वहाँ पे आपकी कैरियर प्रोग्रेशन बेस्ट होगी। और ठीक है वो एक्सपेंसिव है, मगर आपको सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा उस हिसाब से मिलती है आपको। अगर लंदन के इंटरनल एरिया में काम करते हो तो आप इनर लंदन अलाउंस मिलता है, वो तकरीबन 7,000 पाउंड एक्स्ट्रा मिलता है आपको। अगर आउटर लंदन है तो वो तकरीबन 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो थोड़ा सा M25 से बाहर आ जाए तो वो तकरीबन 1200-1400 फ्रिंज अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से, और जब आप फ्रिंज से आउट हो जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड सैलरी मिलती है। तो सैलरी का अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप गूगल पे NHS के बैंड्स की सैलरी चेक कर सकते हो। तो अगर जैसे नए नर्स आते हैं ओवरसीज से, नई नर्सेज आती हैं ओवरसीज से, तो उसको फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज ए बैंड 5 ही मिलती है। तो बैंड 5 की स्टार्टिंग सैलरी 27,000 के अबव है। और बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता जो ना आप ईयर बाई ईयर जो प्रोग्रेस करते हो अपनी सैलरी के साथ। चले, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है ना बहुत अच्छे से किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी अगर आप कुछ पूछना होगा तो हम आपसे जो है ना आपको फिर जहमत देंगे। और थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। कोई मसला नहीं, एनी टाइम किसी को भी सजेशन चाहिए, किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फील फ्री। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं।